हेलो गाइस, अब मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसका ये मतलब है कि मेंडल के बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट आए, इसका ये मतलब है। अब देखिए, प्लीज़ नोट ज़रूर बना के रखिए अपने साथ। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये सब मैं आपको सुनाता हूँ क्या था। देखिए, अपन दो अलील पढ़ते हैं, एक जीन के दो अलील होते हैं। उन दो अलील्स को हम डोमिनेंट रिसेसिव बोलते हैं। इससे पहले होता क्या था, पहले दोनों अलील जो होते थे एकदम सेम होते थे, लेकिन उनमें क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया उनमें चेंज आया। अब चेंज कैसा आया कि देखिए, एक अलील, इसमें तीन तरह के चेंज आ सकते थे, किसी भी अलील में तीन तरह के चेंज आए। पहला चेंज ये आया कि हो सकता है कि वो पहले की ही तरह, जैसे वो नॉर्मल था, अब चेंज आने के बाद क्या हुआ कि वो पहले की तरह एग्जैक्ट जो प्रोटीन है, अब अलील खुद को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग प्रोटीन्स। हाइट के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, लील उतना अगर अमाउंट ऑफ प्रोटीन करता है तो उतनी सर्टेन ऑफ हाइट अटेन होगी। तो देखिए, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय मेकिंग प्रोटीन। दोनों अलील में से एक अलील में चेंज आता है, लेकिन वो चेंज एग्जैक्टली वैसा होता है जैसे वो नॉर्मल था। तो इसको हम बोलेंगे कि क्या बोलोगे, क्या इसमें चेंज आया? मैं बोलूँगा जी, चेंज तो आया, लेकिन वो चेंज जो था वो साइलेंट था। मतलब साइलेंट इन द सेंस कि वो नो चेंज के बराबर है। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको बताया। अब पहला चेंज कि वो नॉर्मल एंजाइम बना रहा था जैसे पहले बना रहा था, अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। दूसरा कि जब वो मॉडिफाइड हुआ तो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाने लगा। देखिए, इन तीनों में क्या चेंज है, इसमें प्रोटीन बनाएगा, हो सकता है या तो वो नॉर्मल प्रोटीन बनाए या फिर एफिशिएंट कम के साथ बनाए। दूसरा कि वो प्रोटीन बनाएगा लेकिन फंक्शनली नहीं है, यानी नॉन फंक्शनल है। तीसरा चेंज यह है कि हो सकता है कि अलील प्रोटीन ही नहीं बनाए। तो देखिए, जो मैं आपको बार बार यहाँ पे चेंज की बात कर रहा हूँ, इस चेंज का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन तो प्रोसेस होता है जो होता ही रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अगर म्यूटेशन में पहला, अगर किसी भी अलील में पहले जो ये पहला चेंज है, यानी पहला जो ये इस टाइप का म्यूटेशन होता है, तो वो एक तरह का डोमिनेंट अलील बन जाएगा, यानी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और एक्सप्रेस कैसे कर पा रहा है? क्योंकि वो एक एंजाइम बना पा रहा है। मे माइट भी वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, लेकिन एंजाइम बना पा रहा है। इस केस में इसलिए वो डोमिनेंट एलील है, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। इन दोनों केस की बात करूँ तो इसमें एक तो पहली बात, यहाँ फंक्शनल प्रोटीन ही नहीं बना रहा और इधर वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा। तो अगर इन दोनों का जो चेंज है म्यूटेशन में, इस तरह का चेंज आता है, तो एक तरह का रेसेसिव अलील बन जाएगा। और पहला चेंज आता है पहला टाइप का, तो वो डोमिनेंट अलील बन जाएगा। अलील जो नॉर्मल एंजाइम या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, दूसरा जो नॉन फंक्शनल, और तीसरा जो बना ही नहीं रहा। दो अलील पढ़ते हैं, किसी भी जीन के दो अलील है। इन दो अलील में एक होगा डोमिनेंट, एक होगा रेसेसिव। रेसेसिव वाला खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन जो डोमिनेंट है वो खुद ही लेस एफिशिएंट है। तो इस केस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट वाला होता है वो खुद में ही लेस एफिशिएंट होता है। तो इस केस को हम बोलते हैं सच केस डेवलप इनटू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका क्या मतलब है हम आगे देखेंगे। और ये जो केस है को डोमिनेंस का, इसमें मतलब है कि दोनों ही जो अलील है वो डोमिनेंट बन जाते हैं। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एक रेसेसिव होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि चेंज के साथ है, किसी में रेसेसिव वाला चेंज आएगा, किसी में डोमिनेंट वाला आएगा। और इस केस में तो जो को डोमिनेंस का केस होता है, इसमें दोनों अलील इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं। यानी पहला जो हमने टाइप पढ़ा था उस तरह का इसमें म्यूटेशन होता है। तो देखिए, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कार्ल कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। इस क्या होता है, इस केसेस में जो रेसेसिव अलील होता है वो तो ऑफकोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा प्रोटीन, लेकिन जो डोमिनेंट वाला होता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, लेकिन लेस अमाउंट, यानी लेस एफिशिएंट का। तो इस केस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर होमोजाइगस कंडीशन में सपोज करिए मैं एक एक्स, ऐसा मानो कि एक तरह का ये एक्स अलील है जो कैपिटल है, जो कि लेस एफिशिएंट है, और स्मॉल एक्स, उसका ये मतलब है स्मॉल एक्स का कि ऑफकोर्स वो सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन है होमोजाइगस की, सपोज करिए होमोजाइगस है, तो इसमें तो ऑफकोर्स वो एक रेसेसिव जो होमोजाइगस है वो तो कम्प्लीटली क्या होगा, मैं कहूँगा कि रेसेसिव है, तो मतलब वो कि कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, होमोजाइगस है। लेकिन अगर मैं इसके होमोजाइगस की बात करूँ तो ये भी लेस एफिशिएंट दिखाएगा और ये भी लेस एफिशिएंट। तो इसका मतलब वो बाद में इन टोटल होकर वो हो सकता है कि डोमिनेंट ट्रेट दिखा दे। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि रेड और वाइट का मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसको आप समझना कि इन फ्यू केसेस रेसेसिवली डू नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोटीन, जबकि जो डोमिनेंट है वो लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनाएगा। तो सो दैट द डोमिनेंट ट्रेट, जब डोमिनेंट का मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे रेड, वाइट और पिंक का जो डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पे ट्रेट कौन सा है, रेड, वो कब डेवलप होगा, जब दोनों ही डोमिनेंट कंडीशन में है। हेटेरोजाइगस आएगा तो वो हमेशा इनकम्प्लीट डोमिनेंट ही आएगा। अब आगे इसका
समटाइम्स हाँ देखिए, अब इनकम्प्लीट कैसे मैंने आपको बताया ना, रेड वाइट मिक्स होके पिंक बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे कि मिक्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। लेकिन वो मिक्स दोनों होता है, वो हकीकत में इट्स जस्ट बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज एलील, इसलिए ये एक्चुअल में होता नहीं है। अब इसको आप फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, एंटीरिनम मेजस या फिर स्नैपड्रैगन। देखिए इसमें क्या होता है, इसके दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक रेड एक वाइट। रेड वाला कंप्लीट डोमिनेंट दिखा रहा है, आर इसलिए रेड है, ये आर छोटा छोटा आ रहा है यानी ये वाइट है, इसमें कोई तरह का प्रोटीन नहीं बना। लेकिन जो इसका ये जो डोमिनेंट वाला है कैपिटल आर, ये लेस एफिशिएंट बनाता है यानी लेस अमाउंट। अब इसका जो बनता है लेस अमाउंट और इसके बनने से लेस अमाउंट, तो वो इन टोटल जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो रेड प्रोड्यूस करता है। अब देखिए मैंने इनका प्रोड्यूस किया तो ये इस तरह का क्रॉस बन जाएगा, आप सब जानते हैं। अब देखिए ये लेस एफिशिएंट है यानी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और ये तो प्रोटीन बना नहीं रहा, इसलिए इसके लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन के कारण ये जितना पिगमेंट कम बना, या फर्स्ट पिगमेंट कम बनाएगा इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों का सम कर लेंगे या तो सिंगल है, इसलिए पिंक कलर आता है। ऐसा हम सोचें कि मिक्स होता है, जस्ट कि अमाउंट ऑफ पिगमेंट कितना रिलीज होता है। इस केस में इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराने के बाद देखिए आप कैपिटल आर ये जो बनेगा ये, तो कैपिटल आर और कैपिटल आर में जो नेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा वो ज़्यादा होगा, तो इसलिए रेड कलर, इसमें थोड़ा कम होगा इसलिए पिंक कलर, इसमें ऑफकोर्स कोई प्रोटीन नहीं होगा तो इसलिए वाइट कलर। ये इसका मतलब था। अगर आप जीनोटाइप फिनोटाइप का रेशियो देखोगे तो ये दोनों एकदम सेम आते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे ही और के एग्जाम्पल, फ्लावर कलर इन मीराब्लिस जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, सेम एज दिस कि रेड वाइट और पिंक, तो इसका रेशियो हो गया। फेदर कलर इन एंडुलेशन फाउल में, इसमें एज ए मतलब ये है कि डोमिनेंट जो होता है ब्लैक होता है, रेसेसिव वाइट होता है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है ब्लू, रेशियो वही रहेगा। सिमिलरली इधर साइज ऑफ स्टार्स ग्रेन इन पी, स्टार्स ग्रेन का जो साइज है पी में वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, जिसका ये मैंने दिखा देगा लॉन्ग शॉर्ट और इंटरमीडिएट। अब आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, इसका ये मतलब यही होता है इसका कि हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी तो एक इंटरमीडिएट यानी इनकम्प्लीट दिखाएगा, हाँ, और जब दोनों में होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा तब जाके वो डोमिनेंट कंडीशन यानी रेड या फिर मैं कहूँ ब्लैक चीज़ दिखा पाएगा, इसका वो मतलब था। सिमिलरली और एग्जांपल देखते हैं हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, गोल्डन लीफ कलर इन डॉग फ्लावर का भी हमने क्या देखा था, फ्लावर कलर। अब हम देखेंगे इसका लीफ कलर इन एंटीरिनम मेजस, ग्रीन इसका डोमिनेंट है, यानी अगर इंटरमीडिएट क्या है गोल्डन, और जो ये स्मॉल जी है ये फाउंड नहीं होता, क्योंकि क्या ग्रीन पिगमेंट किस चीज़ के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और ये डाइज हो जाता है, ये नहीं मर जाता है जल्दी, इसलिए ये मिलता नहीं है। लेकिन तो अब हम पढ़ते हैं टे-सेक डिजीज। देखिए टे-सेक डिजीज भी किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको मतलब पता ही है, तो इसमें देखिए होता क्या है कि इट इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ डिफेक्टेड जीन, ये मैंने सीखी नॉलेज के लिए है कि किसकी वजह से होता है, डिफेक्टेड जीन जो कि किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 15 पे। इसमें होता क्या है, जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं वो अपने नर्व सेल्स पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका जो है सिम्टम्स ऑफकोर्स क्या आएगा, ब्रेन में नर्व सेल्स होती है तो इससे क्या होगा, रेगुलर लॉस ऑफ सेंसेशन, कॉन्वल्जन यानी इनवॉलेंटरी वाइब्रेशन, ऑटोमेटिकली आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है वो वाइब्रेट करने लग जाएंगे, पैरालिसिस भी हो सकता है, और इंडिविजुअल अनेबल टू लोकेट मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी मेन चीज़ ये बात करने की टे-सेक डिजीज भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। 15 क्रोमोसोम पे इसका डिफेक्ट जो जीन तक वो पाया जाता है, और डिफेक्टेड जीन ऑफ कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्स होता है, हेक्सामेनिडेज एंजाइम। अब देखिए कोडोमिनेंस में ये होगा कि दोनों एलील जो होंगे वो आपस में दोनों ही डोमिनेंट होंगे, दोनों ही अपने कैरेक्टर चूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसमें कोई भी जो एलील होगा ऑफकोर्स रेसेसिव नहीं होगा क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है। सपोज करिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोट कलर इन कैटल जो होता है उनके जो कलर होते हैं, स्किन कलर यानी मैं कहूँ कोड जो होता है उनका, उसका कलर क्या होगा, रेड वाइट, ये रेड है ये वाइट है। आर एलील जो है वो अपने आप में डोमिनेंट है, वाइट अपने आप में डोमिनेंट है। इससे क्या बनेगा, RW क्रॉस करके F1 में, इसको हम बोलते हैं रोन। इसमें स्पॉटेड कैटल यानी इसमें रेड और वाइट दोनों प्रेजेंट होंगे बिकॉज ऑफ बोथ आर डोमिनेंट, तो रेड और वाइट के स्पॉटेड होंगे तो इनको बोलते हैं स्पॉटेड कैटल। इसको अगर हम सेल्फिंग करेंगे, इसका अगर रिजल्ट ऑफकोर्स आपके सामने होगा, और इसका भी रेशियो रहेगा 1:2:1। अब देखिए कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या क्या है। सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कोट कलर का, दूसरा एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप। हम AB ब्लड ग्रुप जो ह्यूमंस में होता है वो भी एक कोडोमिनेंट शो करता है, दोनों ही आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। एक जैसे MN ब्लड ग्रुप ह्यूमंस में। अब M और N
ये कहाँ पाया जाता है, एम वाला एंटीजन पाया जाएगा एस्किमोज में, एन वाला पाया जाता है ट्राइब्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट होते हैं, तो इसलिए एक और ब्लड ग्रुप बनता है एमएन ब्लड ग्रुप। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंट का पार्ट है। ये मैंने वो एलील भी दिखाया है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नॉर्मल एलील के लिए नॉर्मल बनेगा। अब देखिए एक नॉर्मल है लेकिन एक सिकल सेल्ड हो गया, तो ये पार्शियली अफेक्टेड होगा, और दोनों जब सिकल सेल्ड हो जाएंगे तो ये अफेक्टेड होगा। जो इंसान होता है वो डाइज होता है बिफोर मैच्योरिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी। पेनिट्रेंस का मतलब है कि वो कितना परसेंटेज है पाया जाता है किसी भी पॉपुलेशन में, कि वो कितना पेनिट्रेंट है। इसका ये मतलब होता है कि सपोज करिए कि 10 जनों में 9 कोई एक पर्टिकुलर जीन है पाया जाता है, तो उसकी परसेंटेज कितनी देगी 90%, लेकिन वो एक्सप्रेस कितने में करता है, कितने जनों में करता है, एक्सप्रेसिविटी, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेसिविटी। अब 9 जनों में तो है लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहा है केवल 4 जनों में, तो उसकी जो एक्सप्रेसिविटी होगी वो 4/9 हो जाएगी। इसका ये मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम पॉलीडेक्टाइली का। पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है मोर देन 5 फिंगर। अब ये जो जीन होता है ना, ये इस पॉलीडेक्टाइली के लिए ये 98-99% पाया जाता है हर एक ह्यूमंस में, लेकिन ये मैक्सिमम ह्यूमंस में क्या एक्सप्रेस नहीं करता है। इसका मतलब है पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी का। अब देखिए एक हम काम पढ़ते हैं ओवोडोमिनेंस और हेटेरोसिस। जो मैं आपको विगननेस बताता हूँ कि जो हाइब्रिड होते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन या फिर मैं कहूँ क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उसमें जो प्रोजेनी होती है वो ऑलवेज डोमिनेंट होती है, ऑलवेज ग्रेटर इन द सेंस ग्रेटर एडेप्टेशन के साथ होती है ओवर देयर पेरेंट्स। इसको हम बोलते हैं ओवोडोमिनेंस और हेटेरोसिस। इस बात का ही मतलब था। अब देखिए प्लूरोट्रॉपी का क्या मतलब है। प्लूरोट्रॉपी का मतलब होता है कि प्लांट की बात करता है, टॉल प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर जीन है ना। डॉफ प्लांट के ऑफकोर्स एक ही जीन है, जो हमने 7 कैरेक्टर पढ़े, शेप ऑफ सीड ये सब। बट कुछ एग्जाम्पल में क्या होता है, एक जीन जो होता है वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम बोलते हैं प्लूरोट्रॉपिक जीन। इसका एग्जाम्पल है पी प्लांट की बात करें। देखिए शेप ऑफ सीड मैंने आपको क्या बताया था पहले, कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस करता है, और अभी पहले क्या होता था साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, वो क्या करता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों को ही जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एक ही जीन होता है। अगर हम इसका क्रॉस देखेंगे तो देखिए मैंने अब क्या बोला, शेप ऑफ सीड। अब ये कौन सी शेप है, राउंड, ये कौन सी शेप है, रिंकल्ड। इन दोनों के बीच में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा, तो ये क्या हो जाएगा राउंड। लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट जो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन की है वो इनकम्प्लीट है, तो यानी क्या बनेगा राउंड और इंटरमीडिएट। इनका फिनोटाइप कराएंगे तो 2 तरह का फिनोटाइप आएगा F2 में, एक जो डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से होगा, एक जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हिसाब से शो करेगा। तो प्लूरोट्रॉपी का ही मतलब था कि एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। अब इसके एक एग्जांपल हम देखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिजीज है। इनबॉर्न का मतलब होता है कि बचपन से जब से पैदा होता है। अब ये होता क्यों है, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन और डिफेक्टेड जीन। अब डिफेक्टेड जीन इसमें क्या क्या करता है, देखिए सबसे पहले बात कि डिपिगमेंटेशन पैचेस ऑन द बॉडी, जो अपनी जो स्किन होती है, अपनी जो बॉडी होती है उसमें डिपिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस डिपिगमेंटेशन केवल स्किन पे नहीं, हेयर पे भी पाया जाता है, यानी हेयर भी जो होता है डिपिगमेंट होना शुरू हो जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा मैंने, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, फिनाइल एलिनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में। अब ऑफकोर्स ये एंजाइम जो है वो डिफेक्ट हो गया, तो जो फिनाइल एलिनिन है वो उसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो फिनाइल एलिनिन क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। दिस एंजाइम इसका क्या रिजल्ट होता है, ये एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फिनाइल एलिनिन पायरूवेट होता है और जो उसके डेरिवेटिव है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ब्रेन सेल में, जिससे क्या होता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला की वाइट आई का। अगर वो जो होती है और जो पिगमेंट वाली जो होती है उसकी, वो दोनों जीन एक ही होता है। म्यूटेटेड जीन होगा तो उसके कारण क्या होगा, डीपिगमेंटेशन पैचेस होता है ड्रोसोफिला के। सिकल सेल एनीमिया, देखिए सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस का भी था, और सिकल सेल एनीमिया इस इससे प्लूरोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। इसमें होता है क्या, सिकल सेल एनीमिया जब हो जाता है तो इसके कारण एक और क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस मिलती है अगेंस्ट प्लाज्मोडियम, तो ये सिकल सेल एनीमिया भी हो गया। अब बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल का मतलब पता ही है, एलिलिज्म का पता ही है नहीं। इसका मतलब है कि एक जीन के हो सकते हैं 2 से ज़्यादा अलील हो। वैसे जनरली 2 होते हैं, लेकिन कुछ केस में 2 से ज़्यादा अलील पाए जाते हैं। अब इसका ये मतलब है 2 से अलील पाए जाएंगे, बट किसी एक इंडिविजुअल की बात करूँ उसमें तो 2 ही अलील पाए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हम जो उसके पूरे अलील है किसी भी केस में, उसको हम कब पढ़ सकते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। देखिए ए अपने आप में एक एलील है, बी अपने आप में एक एलील है, ओ भी अपने आप में एक एलील होता है। अब
मेरे और आपके में सब में जो अलील पाए जाएंगे वो पाए तो 2 ही जाएंगे, बट अब हम तीनों अलील जानते हैं। वो कैसे जानते हैं? एक पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से। देखिए, जो सरफेस ऑफ आरबीसी होती है उसके ऊपर एक एंटीजन होता है, एंटीजन एच, लेकिन उस एंटीजन को हम क्या कन्वर्ट करते हैं? अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं उसको एंटीजन ए में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें एन एसिटाइल ग्लूकोज गैलेक्टोज अमाइन उस एंटीजन एच पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे ही उस एंटीजन एच पे ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन आएगा, वो एंटीजन जो एच है, वो जो एंटीजन एच है वो बन जाएगा एंटीजन ए। आप समझे? एंटीजन एच को एंटीजन ए में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि एंटीजन एच पे जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है उस पर हम एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफ़र करते हैं। सिमिलरली एंटीजन एच को एंटीजन बी में होता है तो हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं? गैलेक्टोसाइलामीन ट्रांसफर, जो क्या करता है उसको गैलेक्टोज ट्रांसफ़र करता है किस पे? एंटीजन एच पे। एंटीजन बी को एंटीजन एच में कन्वर्ट करने के लिए गैलेक्टोज ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और अगर ऐसा कुछ भी दोनों प्रोसेस नहीं होता और वो एंटीजन एच ही रहता है तो उसको हम बोलते हैं आईयू। यानी अब इसका क्या मतलब है कि वो कोई, अब इन तीनों में आप समझे क्या मतलब था कि एंटीजन इधर बनेगा तो वो एक तरह का प्रोटीन बनाएगा, एक चेंज इन प्रोटीन। ये भी एक तरह का प्रोटीन बनेगा, बट एक तरह का कोई प्रोटीन नहीं बना पाता क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं आया। अब देखिए, अभी कोडोमिनेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि ए बी आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। उसका मतलब है क्योंकि दोनों डोमिनेंट होते हैं और इसमें रिसेसिव कौन होता है? आईओ, यानी ओ वाला एंटीजन। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया, देखिए सपोज करिए कि आई ए एक दोनों एलील में क्या है? ए वाले एंटीजन है तो ए बनेगा। इन दोनों, क्योंकि दोनों ऑफकोर्स डोमिनेंट होगा, इसमें ए डोमिनेंट है, इसमें भी बी, इसमें भी ए बी, दोनों बनाएगा कोडोमिनेंट, और इसमें तो कोई एंटीजन होता नहीं। आप समझिए इस बात को, उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। एंटीजन एच होता है लेकिन एच पर्टिकुलर कोई अलग एंटीजन नहीं होता, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडी और एंटीजन कभी सेम नहीं होते, ये हम जूलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा, पर अभी आप समझ लीजिए कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाते हैं तो जो बॉडी है वो कोलैप्स कर जाएगी और वो इंसान मर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी इसमें मिलती है, एंटीजन जिसमें एंटीजन नहीं होता उसमें बी टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इसमें भी मिलेगी, तो इसमें ए, इसमें नील, इसमें ए बी एंटीजन होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, इसमें कोई एंटीजन नहीं, इसलिए इसमें एंटीबॉडी मिलती है ए और बी। फिनोटाइप इज सेम एज टाइप ऑफ एंटीजन। ओके, तो कितने हो गए? ए बी और ओ, तो 4 टाइप के आपके पास ब्लड ग्रुप हो गए। किसी भी मल्टीपल एलिज्म के केस में नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे? n+1/2, और यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ एलील। इस केस में नंबर ऑफ एलील कितने हैं? 3। यहाँ पे 3 × 4 करूँगा, बाई 2 करूँगा तो आएगा 6। तो अब देखिए आपके पास टोटल 6 केस आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनो हैबिट क्रॉस हमने पूरा कर लिया, अब हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, इनहेरिटेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो देखिए नोट्स बना के रखिए अपने पास, और कुछ भी मेरे से पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब पूरा दूंगा। ओके, थैंक यू।